Good morning, everyone. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This is Standard 10 Social Science, Chapter 4 Literary Heritage of India, Part 2. In last video, we discussed about the ancient literature of our country and the language. Literature was divided into two groups. One is known as the Vedic literature, and another group is known as the classical literature. Vedic literature we discuss all in that we discuss about Veda. So four Vedas are there: Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, and Atharveda. Then after Upanishad, Aranyaks, Vedangas, all that we discussed in last video. Those who are not uh, seen that video and do not having any idea about the Vedas, they must can see my last video. In this video, we are going to discuss about the medieval literature of poetry. तो जो वेदास है वो हमने काउंट किया था वैदिक लिटरेचर में. उसमें साउथ इंडिया के बारे में भी हमने बात की थी. अब यहाँ पे जो मेडिवल पीरियड था हमारी कंट्री का, जो करीबन 6th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक माना जाता है, वो ड्यूरेशन कौन सा लिटरेचर वर्क हमारी कंट्री में हुआ, उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो अगर देखने जाए यहाँ पे तो बहुत सारा ये टाइम पे लिटरेचर वर्क हमारी कंट्री में हुआ था, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आए थे. वैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने जब बात की थी, मेरे फर्स्ट वीडियो में अगर आप 10th के देखोगे तो द्रविडियन और आर्यंस की हमने बात की थी. उनके बाद मुगल्स आए, फिर और बहुत सारे ट्राइब्स के लोग यहाँ पे आए, ब्रिटिशर्स आए, सल्तनत पीरियड हमारी कंट्री में चालू हुआ, मुग़ल पीरियड चालू हुआ. तो इनकी वजह से हमारा जो लिटरेचर था वो बहुत ही डेवलप्ड हुआ, और नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरे इंडिया में इतना लिटरेचर वर्क इकट्ठा हुआ कि जिसकी डिटेल एक चैप्टर के अंदर नहीं आ सकती है. पर फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे है जो हमें देखना है, जो एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ मेडिवल एज इन नॉर्थ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वॉज संस्कृत. तो स्टार्टिंग में जब ये लैंग्वेज का प्रोसेस चालू हुआ तो संस्कृत लैंग्वेज ही थी, और आर्यंस उसको लेके आए थे. तो नॉर्थ इंडिया में बट ऑब्वियसली संस्कृत वॉज द लिटरेचर लैंग्वेज. सो द ग्रेट वर्क वर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड वेर इन संस्कृत. तो जितना भी लिटरेचर वर्क कंपोज हुआ वो सब संस्कृत लैंग्वेज में हुआ. In this age, two great works were written in Kashmir. First was Somdev's Katha Sarit Sagar, जो बेसिकली कंपोज हुआ था 1063 टू 1081 सी के बीच में. और कथा सरित सागर जो बुक थी, जो लिटरेचर बुक है अभी भी, वो बेसिकली पंचतंत्र की स्टोरी के ऊपर डिपेंड थी. फेरी और फोक टेल्स इसके अंदर थे. एंड सेकंड वॉज काल्हांस राज तिरंगिनी, वो कंपोज हुई थी 1148 सीई में. देयर आर फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ इंडिया. Another famous work of this time is the Geet Govind by Jaydev, which is one of the finest poems in Sanskrit literature. As we have said before, this was the period when uh, the Chanda Bardai and उन्होंने जो लिखा था वो पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखा था. और जो एक वर्क था वो टाइम का, अपभ्रमस लैंग्वेजेस हैड स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस. वो अपभ्रमस यानी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें कोई मिस्टेक होती है और पूरा वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बदल जाता है, उसको अपभ्रमस बोलते हैं. One of the earliest work in an early
form of Hindi Prithviraj Raso by Chand Bardai. The work that marks the beginning of Hindi literature deals with heroic deeds of पृथ्वीराज चौहान. तो जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है वो चंद बरडाई ने लिखा था. और पृथ्वीराज चौहान वो लास्ट राजपूत रूलर थे जो बैटल हार गए थे मुग़ल से, और उसके बाद मुग़ल पीरियड इंडिया में चालू हुआ था. इन दिस टाइम संस्कृत लिटरेचर मेड ग्रेट स्ट्रेड इन साउथ इंडिया. For some times, Jainism influenced Kannada literature. The poet Pampa composed Adipuran and Vikramarjun Vijayant. The poet Ponna wrote Santipuram, described the life of the 16th Jain Tirthankar. The poet Rana composed two books, namely Ajantha Puran and Gada Youth. The poet, namely Pampa, Ponna and Rana, are known as the trio of early कन्नड़ literature. तो पंपा, पोना और राणा के बारे में आपको नेट के ऊपर डिटेल्स मिल जाएगी. और इन्होंने कन्नड़ लिटरेचर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है. पोएट काम्बान कंपोज रामायण इन तमिल लैंग्वेज. अपार्ट फ्रॉम दिस अदर फेमस लिटरेरी वर्क्स वेर रिटन इन तमिल लैंग्वेज. The development of Indian languages and compositions got a promotion in Delhi Sultanate. Two forms of Delhi language, Khadi Boli and Brij भाषा began to be used for writing literature. अब यहाँ पे सल्तनत पीरियड में जो लैंग्वेज थी, जो पहले संस्कृत लैंग्वेज में जो लिखा जाता था, उसके बदले अब यहाँ पे हिंदी और उर्दू का मिक्सिंग चालू हो गया था. Many devotional songs were composed in these languages. Many heroic poems and stories were composed in Rajasthani language, which is similar to Hindi and Gujarati. The heroic work like Allah, Udal and Vishal Dev Raso were popular at that time. A book called Chandrayaan, written by Mullah Daud, is the oldest book in Awadhi language. तो जो अवध में जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती थी उसको बोला गया अवधी लैंग्वेज, यानी यूपी में. However, the critical appreciation of the ancient books was still written in Sanskrit language. Persian was the language of court of Delhi Sultanate, क्योंकि ये जो मुगल्स थे वो अफ़गान के साइड से इंडिया में आए थे और वहाँ पे ज़्यादातर जो उर्दू लैंग्वेज जहाँ से फॉर्म हुई है उसकी ओरिजिन ये पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी. Consequently, many Persian words are seen in Indian languages. Many historians emerged out during this period. We get proper description of Indian history through Turkish writer in Persian language. Jayuddin Barani wrote the Tarikh-e-Firoz Shahi, which gives a detailed account of the region of Khilji and Tughlaq kings. तो ये जब पीरियड चालू हुआ वो टाइम पे जो रूलर्स थे उनकी एक्टिविटीज़, उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर से सब लिखा जाता था उनको इम्प्रेस करने के लिए. और वहाँ से ही हमें ये रिटर्न वर्क से ही पता चला आज के डेट में कि मुग़ल पीरियड में क्या होता था, राजपूत ईरा में क्या होता था, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, सोलंकी डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा है. ही ऑल्सो रोट अ बुक ऑन पॉलिटिकल थियोरी कॉल्ड फतवा ए जहांगीरी. तो ये जहांगीर के टाइम पे लिखा गया होगा. द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ दिस पीरियड वॉज अमीर खुसरो. ही वॉज अ पोएट, हिस्टोरियन, मिस्टिक, सेंट एंड कंपोजर ऑफ म्यूज़िक. तो अमीर खुसरो जो थे वो अकबर के 9 जेम्स में से एक थे और बहुत ही फेमस थे. ही वॉज ऑल्सो अ डिसिपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया. ही रोट द आशिका, द ना, Sipihar, the Kiratul Sadian, the Khazian ul Futa and several other works of poetry. पर उन्होंने जो भी लिखा था वो उर्दू में बेसिकली लिखा था. He took great pride of his being an Indian and praised India as the earthly paradise. He praised India's flora fauna, its beauty, its buildings, इस नॉलेज एंड लर्निंग. तो पोएट जो होते हैं उनको उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू होती है वो जो कोई भी चीज़ को देखते हैं उसमें वो आर्ट देखते हैं. जैसे एक
आर्टिस्ट जो ड्राइंग पेंटर होता है, जो ड्राइंग करता है और उसको जिस हर एक चीज़ में आर्ट दिखता है, वैसे ही एक पोएट होता है, उनको भी हर एक जो हमारी चीज़ें हैं हमारी कंट्री में, उनमें आर्ट दिखता है और वो उनको वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं। और अमीर खुसरो की जो भी कंपोजिशंस है वो बहुत ही फेमस है। He strongly believed that in many respects the essence of Hinduism resembled Islam. He considered, तो ये अमीर खुसरो जो थे वो इंडिया को अर्थ का हेवन समझते, पैराडाइज समझते थे। और वो ऐसा मानते थे कि हिंदू रिलीजन का जो बेस है वो इस्लाम के बेस से मिलता जुलता है। He considered Hindavali, the Hindi spoken around the region of Delhi, his mother tongue, and composed many verses in it. He composed verses in many languages. He wrote a number of bilingual बाईलिंगुअल यानी जो दो लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको बाईलिंगुअल बोलते हैं। और बाईलिंगुअल क्वाट्रेन्स एंड वर्सेस इन हिंदी एंड पर्सियन। उन्होंने जो कुछ लिखे हैं अपनी पोएम, वो दो अलग अलग लैंग्वेज में लिखी थी, एक तो हिंदी और दूसरी पर्सियन में। एक ही यानी एक आदमी दो अलग अलग लैंग्वेज में लिख रहा है। क्वाट्रियन इसको बोलते हैं चौपाई हिंदी में। द हेल्दी ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय हिम कंटिन्यूड फॉर सेंचुरीज आफ्टर हिम। तो उन्होंने जो ये ट्रेडिशन चालू किया वो उनके बाद भी काफ़ी सालों तक चला। द रीजनल किंग्स गेव अ ग्रेट इम्पेटस टू रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। तो जो पर्टिकुलर एक रीजन का जो किंग होता था वो अपने रीजन की जो लैंग्वेज और लिटरेचर होता था उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। भक्ति सेंस प्रीच इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। तो भक्ति पीरियड जो हमारी कंट्री में चालू हुआ था वो टाइम पे नरसिंह मेहता, कबीर, ये जो लोग थे उन्होंने जो लोग समझ सकते थे, कॉमन लोग जो समझ सकते थे, उनकी लोकल लैंग्वेज में उनको सिखाया था। मैनी ऑफ देम लाइक कबीर वेर ग्रेट पोएट्स। भोजपुरी एंड अवधी वेर द मेजर डायलेक्ट्स ड्यूरिंग दोज डेज। तो जब भी वहाँ पे नॉर्थ इंडिया की ये बातें चल रही है तो वहाँ पे भोजपुरी और अवधी लैंग्वेज में सब लोग बातें करते थे। द वर्क ऑफ कबीर आर चिपली कंपोज्ड इन साधु खड़ी। Among them Kabir's दोहास have become a part of folklore. तो कबीर के जो दोहा है वो जो पब्लिक लिटरेचर बोलते हैं, फोकलोर यानी पब्लिक लिटरेचर, उसका पार्ट बने। मलिक मोहम्मद जयसी रॉट पद्मावत इन अवधि। जो अभी आपने पद्मावती मूवी का नाम सुना हो तो वो यहाँ से इसके ऊपर से बनी थी। There are many other poets of Awadhi in this period. Moreover, the well-known Ramcharitmanas by Tulsidas was written in Awadhi. There were many other writers of Awadhi language. Besides, Hindi language literature in other languages also developed. In Bengali, the Ramayana by Kritavasha and the 100 of lyrics by the famous poet Chandidas were written under the patronage of the rulers. With Saint Chaitanya's the tradition of writing devotional songs began. Narasimha Mehta wrote devotional songs in Gujarati and Namdev and Saint Eknath in Marathi. There were important developments in Kashmir under Zainul Abidin, under whose patronage many Sanskrit works like the Mahabharata and Raj Tarangani were translated into Persian. In the reign of kings of Vijayanagar, Sanskrit literature continued to develop. However, this was an important period for the growth of Telugu literature. Raja Krishnadev Rai, the great king of Vijayanagar, was also a Telugu and Sanskrit writer. He wrote the Amukta Malayad. तो राजा ये जो किंग कृष्णदेव राय हैं वो बहुत ही फेमस थे और बहुत ही ग्रेट थे, और उन्होंने वो भी खुद तेलुगु और संस्कृत के राइटर थे। उन्होंने भी अपना बुक लिखा था
गुप्त माल्यदा, और वो भी बहुत फेमस हुई थी। ये जितनी भी बुक्स और जितनी भी हम बात करें वो आपको नेट के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने थोड़े फ़ोटोग्राफ्स तो लिए हैं कि आपको पता चले कि कौन सी बुक्स और उनके कवर पेज क्या है, वो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए इसके लिए। और बाकी आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ के नेट के ऊपर से भी आप ढूंढ सकते हो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कवर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बुक का इम्पोर्टेंस क्या था, और वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा एक इमेज। एज इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर द मुगल पीरियड ऑल्सो शो अ ग्रेट डेवलपमेंट इन लिटरेचर। तो 12th-11th सेंचुरी में जब मुग़ल पीरियड, सल्तनत पीरियड यहाँ पे चालू हुआ, तो उसके बाद मुग़ल पीरियड में भी बहुत सारा लिटरेचर वर्क हुआ। बाबर, द फर्स्ट मुग़ल रूलर, वॉज वन ऑफ द पायोनियर ऑफ तुर्किश पोएट्री एंड ऑल्सो द ऑथर ऑफ अ वेरी वैल्यूएबल autobiography, Tuzuk e Babar in Turkish, which was later translated into Persian entitled as Babarnama. Gulbadan Begum, sister of Emperor Humayun, wrote Humayunama. Jahangir wrote his great autobiography, The Tuzuk e Jahangir. ये जो है वो तुर्किश वर्ड है। औरंगजेब ऑल्सो वॉज अ प्रोलिफिक राइटर एंड द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र वॉज अ नोटेबल उर्दू पोएट। तो ये जितने भी किंग्स थे, तो रूलर्स की ये एक स्पेशलिटी होती है कि उनकी मास्टरी अलग अलग सब्जेक्ट में होती है, और जब आप बहुत सारी फील्ड में मास्टर होते हो तो आपका डेवलपमेंट होने का चांस भी बढ़ जाता है। हिंदी लिटरेचर मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग अकबर्स reign. Tulsidas and Surdas wrote in this period. The great poet Kesav Das wrote on love and separation. Rahim's dohas are still popular all over India. Many noteworthy books were written during this period. Abdul Fazal wrote the Ain-e-Akbari and the Akbarnama. Ain-e-Akbari gives details of Indian customs, manners, religion, philosophy, economic condition, and almost every aspect of life. As a historical work, it is perhaps unparalleled. Abul Fazl's brother was a great Persian poet, and he translated many Sanskrit works into Persian. Akbar has established an independent department for translations of Sanskrit works like the Mahabharata and the Ramayana, and the Atharvaved, the Bhagavad Gita and the Panchatantra. तो अकबर के टाइम पे हमारी जो मेन बुक्स थी वो सब पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड वाज द बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज। दिस न्यू लैंग्वेज सून डेवलप्ड इनटू वन ऑफ द रिचेस्ट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। तो उर्दू लैंग्वेज जो इन्वेंट हुई थी, स्टार्ट हुई थी, वो हमारी कंट्री में ही चालू हुई थी, पर पर्शियन उसका बेस है। इट प्रोड्यूस ग्रेट पोएट्स लाइक वाली, मीर दर्द, मीर ताकी मीर, नज़ीर अकबराबादी, अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल एंड अदर। उनमें से गालिब जो है वो उनके लिखे गए पोएम्स आज की डेट में भी बहुत फेमस है। Urdu prose also developed in the early 18th century when the translation of most of the historical work from Sanskrit into Urdu began. At the same time, original prose work in Urdu was written. Muhammad Hussain Azad's Darbar-e-Akbari is one of the best work of the Urdu language. तो ये जितने भी है वो मेडिवियल पीरियड के लिटरेचर है। बहुत सारे चेंजेस हुए और जो पुराना लिखा गया उसको नए फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। हम भी ऐसा कर सकते हैं, अगर हमारा लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो हम हमारे साइकोलॉजी के हिसाब से जो भी पुराना लिटरेचर वर्क है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इतना जब लिटरेचर वर्क हुआ तो उसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़। तो अगर हमारे यहाँ इतना सारा एजुकेशन था तो उतनी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन भी होनी चाहिए कि जो इतना सारा लिटरेचर क्रिएट करने वालों को पढ़ा सके। तो जब पूरे वर्ल्ड में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तब हमारी कंट्री में यूनिवर्सिटीज़ थी। तो अब हम बात करते हैं द एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नालंदा की। ये नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के फ़ोटो हैं जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। टेक्स्ट बुक में आपके एक ही पिक्चर है,
पर यहाँ पे मैंने बहुत सारे पिक्चर रखे हैं. Ancient Nalanda University was situated at Badgaon village of Patna district in Bihar. The Nalanda gave more importance in Buddhist and the Jain traditions. This ancient university also became pilgrimage of Jains as Mahavir Swami had performed 14 Chaturmas here. तो ये चतुर्मास वो होते हैं कि जहाँ पे जैन्स जो होते हैं वो मॉनसून के ड्यूरेशन कुछ स्पेशल ट्रेडिशन फॉलो करते हैं और उसको चतुर्मास बोला जाता है. तो महावीर स्वामी ने यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसे 14 चतुर्मास यानी 14 ईयर्स यहाँ पे ये चतुर्मास उन्होंने स्पेंड किया था. इन द 5th सेंचुरी कुमार गुप्त हैड बिल्ड मॉन्सेटरी हियर. तो ये है कुमार गुप्त जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर यहाँ मैंने आपके आइडेंटिटी के लिए फ़ोटो रखा है. तो इन्होंने ये मॉन्सेटरी चालू की थी हियर. सिंस देन फेम ऑफ नालंदा हैड इंक्रीज. देयर वर थाउजेंड्स ऑफ प्राइसलेस ट्रेजर्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स. This was a pious place of Indian culture. Students from various parts of the world used to come here for study. The great traveler Heiyun Sang, ये है Heiyun Sang, also came here. Today only the ruins of the great university. अब आज की डेट में ये खाली स्ट्रक्चर बचा है, बाकी उसकी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो तो कब की डिसअपियर हो गई. But amidst the ruins one can visualize the glorious culture of India. A student who passed out from Nalanda was considered the ideal students of India. इतनी डिफ़िकल्ट थी. यहाँ पे एंट्रेंस के लिए आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती थी और एकोमोडेशन और स्टडी फ्री में मिलती थी अगर एक बार एडमिशन हो गया तो. ड्यूरिंग 5th to 11th century एजुकेशन वॉज बेस्ट एट नालंदा एंड इन इंडिया एट दैट टाइम हैड बेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड वेर अवेलेबल. यहाँ पे जो लाइब्रेरी थी उसको धर्मगंज बोलते थे और वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती थी. मैनी स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड यूज टू कम फॉर स्टडी एंड रिसर्च इन द लाइब्रेरी ऑफ तक्षशिला as well as in Nalanda University. Heiyun Sang took 657 books from here to China. Heiyun Sang visited in the 7th century. There were 7 huge halls, rooms there in the university. There were 300 rooms for delivering lectures. यानी 300 classes थे ये यूनिवर्सिटी में. Special monasteries were built for dwelling of students. Many villages were donated for university's sustenance. तो ऐसा बोला जाता है कि किंग हर्षवर्धन के टाइम पे आचार्य नागार्जुन और उनके थ्रू यहाँ पे 100 विलेजेस का जो टैक्स था वो नालंदा यूनिवर्सिटी को दिया जाता था उसको उसके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए. फूड एंड क्लोथिंग फैसिलिटीज़ वे प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द अर्निंग ऑब्टेन फ्रॉम दोज विलेजेस. इस बुक repository means library area was known as Dharmaganj. During 5th to 11th century BC, Nalanda was a reputed as well as esteemed center of education. तो नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में फेमस थी हमारी. बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे पढ़ने आते थे. यहाँ से बहुत सारे स्कॉलर्स भी निकले हैं और इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी हमारी कंट्री में. आज के डेट में तो बस नालंदा नाम बचा है, बाकी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है. पर जब पूरे वर्ल्ड में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तब हमारे यहाँ इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी. अब सेकंड जो यूनिवर्सिटी है वो है तक्षशिला. तो ये तक्षशिला के फ़ोटोग्राफ से आप देखो और वो अभी पाकिस्तान में है. पहले इंडिया में थी पर डिवीज़न के बाद ये जो पार्ट है हमारा वो पाकिस्तान में चला गया. तो एंशियन यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला वॉज लोकेटेड एट रावलपिंडी ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान. इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ एंशियन गांधार रीजन जो अभी अफगानिस्तान जिसको बोलते हैं. दिस यूनिवर्सिटी इम्पार्टेड एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट्स. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेड इन द आश्रम टू प्रैक्टिस विद गुरु जीवक. द डिसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्ध learned the lesson of Ayurveda here. According to a belief, this university was named after the name of Taksha, the son of Bharat, brother of Lord Ram, born in Raghukul. It was a renowned education center of 7th century.
Students were free to study the subject of their interest. In spite of the limit allocated of 20 students per teacher, they used to teach even more. तो आज के डेट जैसा नहीं है कि एक क्लास में 55 स्टूडेंट्स हो, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में 20 स्टूडेंट्स को ही टीचर पढ़ाते थे और इसलिए क्वालिटी एजुकेशन मिलता था. स्टूडेंट्स फ्रॉम distant cities like Varanasi, Rajgruha, Mithila and Ujjain overcrowded the university. Princess of Varanasi and Prasenjit, the king of Kaushal, studied here. Also the great grammarian Panini and expert political Kautilya got education from this university. तो पाणिनि और कौटिल्य जैसे स्कॉलर्स ये यूनिवर्सिटी में पढ़ के इतने फेमस हुए थे. तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर फॉर हायर एजुकेशन. नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज टू स्टे विद गुरु टू प्रैक्टिस एजुकेशन ऑफ वेदास, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसॉफी, वॉर लॉर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी वॉज गिवन हियर. चाणक्य, द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ऑल्सो स्टडीड हियर. Chinese scholar Fa Hin visited this university in the beginning of 5th century. तो आज की डेट में ये रूइन इसका बचा है. और बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से तक्षशिला और नालंदा, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स शॉर्ट नोट एंड यू शुड प्रिपेयर दिस एनी हाउ. ये डिटेल्स आपको याद रखनी ही होगी. लास्ट जो 2019-2020 की जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुई वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आया था. अब जो एक यूनिवर्सिटी थी वो थी वाराणसी, काशी यूनिवर्सिटी, उसकी बात करते हैं. तो ये है किंग अजंता शत्रु और ये है वाराणसी. इसके तो कोई रूइंस भी नहीं बचे हैं, पर ये वाराणसी पुरानी सिटी का फ़ोटो है. तो वाराणसी वॉज फेमस एज वन ऑफ द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ड्यूरिंग 7th century. इट वॉज ऑल्सो द फेमस एजुकेशन सेंटर. इट ग्रू एट द रिलीजियस सेंटर फॉर द आर्यन कल्चर इन उपनिषदिक पीरियड. King of Varanasi, Ajanta Satru, was a great philosopher of Upanishadic age and great supporter of education. It is mentioned in Vyas Samhita that Maharshi Vedvyas had his ashram in Varanasi. Lord Buddha chose Varanasi a suitable place for the propagation of his preaching. Patent philosopher Adi Shankaracharya had to move to Kashi to adopt the new principles of Vedantas. Vallabhacharya ji and Chaitanya Mahaprabhu, the pioneer of Pushti Marg, attained prestige for their Vaishnav sect in Kashi. Majority of scholar families of Punjab had to migrate to Kashi while a few families migrated to Kashmir. Many other princes came for education in Varanasi. Monastery at Sarnath became a famous education अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्परर अशोका. तो वाराणसी पहले से ही हमारी कंट्री में एक रिलीजियस प्लेस है. चैतन्य महाप्रभु को देख लो, वल्लभाचार्य को देख लो, या आदि शंकराचार्य, या तो लॉर्ड बुद्ध, ये सब वाराणसी में आए थे. और काशी जो है वाराणसी में, वो तो लॉर्ड शिव का एक ऐसा बोला जाता है कि उनके फेवरेट प्लेस थी. जब लॉर्ड शिव यहाँ अर्थ पे थे तब वो काशी में ही रहते थे, ऐसा ये भी एक पुरानी एक फोकटेल है. तो वाराणसी में भी बहुत सारे पुराने ज़माने के जो राजा या राजकुमार थे वो पढ़ने के लिए आते थे. और एक लास्ट जो यूनिवर्सिटी है वो वल्लभी विद्यालय है. ये है वल्लभी, ये सब फ़ोटो है उसके जो अभी बचे हुए हैं ये सब. This University of Gujarat was a very famous center of education in 7th century. There was a significant contribution of a contemporary ruler of Vansh dynasty and his people to make Vallabhi a well-renowned and a huge center of education. जिसको बोलते हैं विद्याधाम. Vallabhi was the center of Hinayan cult, a Buddhist religion. तो हिनायान कल्ट का ये फोटो है, यानी गुरु और शिष्य. ये in the middle of 7th century, Buddhist scholars like Srimati and Gunmati were the leading principles of Vallabhi.
तो यहाँ पे जो फीमेल्स थी वो भी एजुकेशन 7th सेंचुरी में लेती थी, यहाँ से प्रूव होता है ये. द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिस्टेंस एरिया ऑफ गंगा यमुना यूज टू कम हियर फॉर हायर स्टडीज. चाइनीज ट्रैवलर It Singh noted that Vallabhi completed with the famous education center Nalanda, which was located at eastern part of India. तो जब नालंदा ईस्ट में था तो वल्लभी वेस्ट में था. वल्लभी वॉज अ कैपिटल एंड इंटरनेशनल पोर्ट फ्रॉम 480 AD to 775 AD. The ruler of Vallabhi belonged to Maitrak dynasty and he patronized education and university as well. It is also notable that royal people of Maitrak dynasty were not Buddhist. However, they were helping the institution. तो ये हमारी कंट्री की जो स्पेशलिटी है वो यहाँ पे है कि जो रूलर थे वो बुद्धिस्ट रिलीजन के नहीं थे, पर वो ये जो वल्लभी जो बुद्धिस्ट रिलीजन बेस के ऊपर एस्टेब्लिश थी उसको बहुत हेल्प करते थे. इन 1775 AD Arabians attacked, Maitrak were defeated and university was closed down. The name of famous scholars were written on the gate. Scholars by showing their एजुकेशन वेर गेटिंग हायर राइट्स इन राज्यसभा. तो यहाँ से जो पढ़ के निकलते थे उनको राज्यसभा में हाई पोस्ट मिलती थी. तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि कितना है. नॉलेज, वर्शिप एंड पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन मेड द यूनिवर्सिटी फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम. स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड यूज टू कम फॉर एजुकेशन इन दिस यूनिवर्सिटी. It was an international university in the real sense. Almost all the branches of knowledge were taught here. The maintenance of the university was done through the charity given by the kings and landlords. Actually, it showed the loyalty of the people toward the university. It was world-renowned University of India, Indian education for the knowledge of arts and science. तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जब इंडिया में होगी तो बेसिक बट ऑब्वियसली कि वो जो कंट्री जहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी होगी वो प्रॉस्परस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड सिटीजन्स हमें मिलते हैं. और आज के डेट में भी आपके एजुकेशन के पीछे जो इतना फोर्स और अटेम्प्ट होता है वो इसके लिए होता है कि अगर आपने अच्छे से एजुकेशन लिया दैन यू विल हेल्प टू योर नेशन इन बेटर वे. तो इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी थी उसका बेस था ये यूनिवर्सिटीज़, और जो आर्ट और लिटरेचर हमारी कंट्री में डेवलप हुआ वो हुआ नॉलेज की वजह से, और नॉलेज आता है एजुकेशन की वजह से. तो ये चैप्टर में हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चली हमारे लिटरेचर और लैंग्वेज के बारे में. इसके बाद ये एक्सरसाइज है जो आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करनी है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में. इंडिया की जो हेरिटेज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आपको भी मज़ा आएगा, बहुत सारी नई बातें हमें पता चलेगी और हमें प्राउड भी होगा कि हम इतनी डेवलप्ड कंट्री में बॉर्न हुए हैं कि जहाँ पे इतना एडवांस कल्चर होता था. अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. आई होप कि आपने सब समझ लिया होगा. इस चैप्टर की जो मेन पार्ट है वो ये यूनिवर्सिटी वाला है, और जो भी लिटरेचर के बारे में हमने बात की है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और जो भी मेडिवियल पीरियड के जो लिटरेचर वर्क है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 1 और 2 मार्क के आंसर्स बन सकते हैं. तो आपको ये सब याद रखना है, और नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी को आपको प्रिपेयर कर लेना है वल्लभी विद्यालय यूनिवर्सिटी के साथ में. ये डेफिनेटली एग्ज़ाम में आने के चांसेस है. तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं. और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आपको, और आपके फ्रेंड्स को भी आप बोल सकते हो इसके बारे में. और कुछ सजेशन हो तो भी आप मुझे सेंड कर सकते हो. तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली. स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.